हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स दैट इज व्यावसायिक अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, दैट इज दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो चलिए हम यूनिट वाइज एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट एक्सप्लेन एंड एग्जामिन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझाएं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को आपको समझाना है। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स की आपको डेफिनेशन लेना है और उसे समझाना है, ठीक है। वो आप तो कर लेंगे। अब एक्चुअली हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं शॉर्ट में कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस हम बोल सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किससे डील करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से डील करता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, दैट कैन बी प्रोडक्शन, ओके, कंजप्शन हो सकता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दिस आर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मेन उद्देश्य क्या होता है इकोनॉमिक्स का कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन हो, पर उसके साथ साथ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर भी हो। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया इकोनॉमिक्स क्या है, और डेफिनेशन जो है आप कोई भी लेकर और उसे आप समझा देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। हिंदी में रीड करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व बृहत अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा लिखिए, ठीक है। अब हमें समझाना है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। दोस्तों एक्चुअल में ये इकोनॉमिक्स की दो अप्रोचेस हैं, है ना, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, है ना, इकोनॉमी को समझने के लिए ये दो अप्रोचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि इनका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये डील करता है लिमिटेड सोर्सेस के लिए, पर्टिकुलरली सोर्सेस के लिए, या ये बात करता है इंडिविजुअल्स के बारे में। इट मीन्स इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही छोटा होता है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये डील करता है लार्ज में, इसका क्षेत्र जो है वो वाइडर रहता है कंपैरेटिव टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता है, ये जनरल नेशनल लेवल के बारे में बात करता है। हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल की प्राइस के बारे में, इंडिविजुअल की इनकम के बारे में बात हो रही है। वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो नेशनल इनकम की बात करेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम के बारे में, है ना। हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट्स के ऊपर बात करता है, ठीक है। यह आया आपको समझ में। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। इकोनॉमिक स्टडी के मेथड्स क्या होते हैं, अर्थशास्त्र अध्ययन के तरीकों को समझाइए। अब इकोनॉमिक स्टडी करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, आपने सुना होगा वी हैव अ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, है ना। ये दो मेथड्स हैं जिससे हम इकोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं। क्या बताते हैं ये मेथड्स, जो डिडक्टिव मेथड है एक्चुअली वो एक्सप्लेन ये करता है कि वो टोटली थ्योरेटिकल है, पुराना सा मेथड है। वो ये मानता है, वो जनरल अजम्पशंस मानता है, दैट मीन्स वो कैसे चलता है जनरल से पर्टिकुलर की ओर। तो जनरल अजम्पशंस क्या मानता है, जैसे कि हमने कि भाई डिमांड कम हो रही है तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी, ये जनरल टेंडेंसी है, तो वो इन्हीं चीज़ों पे बिलीव करता है, दैट इज अवर डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है, ये जो है पर्टिकुलर से लेकर जनरल की ओर जाता है, ओके, पर्टिकुलर से लेकर जनरल की ओर जाता है। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है, ये भी हिस्टोरिकल मेथड ही है बट थोड़ा सा रियलिस्टिक है, ओके। आपको डिफरेंस आए तो आप डिफरेंस में भी ये लिख सकते हो, जैसे कि वो थ्योरेटिकल है डिडक्टिव, और इंडक्टिव क्या है, रियलिस्टिक। ये पर्टिकुलर टू जनरल की ओर कैसे जाता है, ये जैसे कि रैंडमली हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रैंडमली जो है फार्मर्स की काउंटिंग की गई कुछ और इकोनॉमी को जांचा गया, फार्मर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है ना, 10-12 फार्मर्स को लेकर या 100 फार्मर्स को लेकर ये देखा गया फार्मर्स की कंडीशन जो है अच्छी नहीं है, तो पर्टिकुलरली कुछ लोगों को चुना गया है, बट उससे जो है जनरल ये रिजल्ट आ गया या ये डिस्क्रिप्शन आ गया कि पूरे इंडिया में ही फार्मर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है और इकोनॉमी सही नहीं चल रही है। तो ये इस तरीके से काम करता है।
ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र व समस्याएं बताइए या समझाइए। ओके, अब हम बात करें प्रॉब्लम्स की, स्कोप तो ठीक है हम लिख लेंगे, हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी सेंट्रल इकोनॉमी की। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है ना, दैट इज कि आपको कंजप्शन गुड्स बनाने हैं कि कैपिटल गुड्स बनाने हैं। अच्छा, कुछ वार का समय चल रहा है, कुछ इन इकोनॉमी की कंडीशन सही नहीं चल रही है, तो उस समय आपको किन चीज़ों को बनाना है, कि आपको राइफल्स गन्स वगैरह बनाने हैं कि ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करना है लोगों के लिए। तो ये एक बड़ी समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, दूसरी जो समस्या है इकोनॉमी की, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन करना है ना। दैट मीन्स कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, आपको लेबर को ज़्यादा यूज़ करना है कि कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करना है। कैपिटल का ज़्यादा यूज़ इन द सेंस कि आप मशीनरीज का उपयोग करेंगे। ओके, सपोज आप कुछ क्लोथ रिलेटेड कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप हैंडलूम्स का यूज़ करेंगे। ओके, और विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। सो हाउ टू प्रोड्यूस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। ठीक है, और थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ओके, जो प्रोडक्शन होगा वो पर्टिकुलरली किन के लिए होगा। सो दिस आर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो है हमारी प्रॉब्लम है हमारी सेंट्रल इकोनॉमी की। और अब जो है हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट सेकंड के लिए। डिफाइन इलेसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इलेसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंस। मांग की लोच को परिभाषित कीजिए एवं इसके महत्व को समझाएं। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि इलेसिटी ऑफ डिमांड क्या है। जब भी कोई क्वांटिटी डिमांडेड, दैट मीन्स डिमांड में चेंज आता है अलग अलग कारणों से, प्राइस के चेंज के कारण, ओके, या फिर इनकम के चेंज के कारण, या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने के कारण इस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेसिटी ऑफ डिमांड। इनके जो है अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है ड्यू टू प्राइस चेंज के कारण, तो उसे हम बोलेंगे प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड। अगर इनकम चेंज के कारण आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड। किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने के कारण अगर ऐसा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको जो है आप इलॉबरेटिव वे में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इम्पोर्टेंस तो आप लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम बात करें, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेसिटी ऑफ डिमांड विथ सूटेबल डायग्राम। मांग की लोच को के विभिन्न प्रकारों को उचित रेखा चित्र द्वारा समझाएं। सेम वही क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। जैसे कि इलेसिटी ऑफ डिमांड है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में जो है वो पूछ रहा है टाइप्स ऑफ इलेसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली, इलेसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और टाइप्स, जिसमें हमने देखा प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। यस, इसमें जो है आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। कुल आगम, औसत आगम व सीमांत आगम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हम बात करें बहुत ही सिंपल है, जो हम नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने आपने सोल्ड किए हैं या नंबर ऑफ यूनिट्स जितने आपने सोल्ड किए हैं, उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट होती है, दैट इज़ द टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5000 यूनिट्स जो हैं सोल्ड किए हैं और आपको 50,000 अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ है, तो जो 50,000 है दैट विल बी योर टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू क्या होगा। एवरेज रेवेन्यू बहुत ही आसान है, जो आपकी टोटल रेवेन्यू है उसको अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने सोल्ड किए हैं उससे डिवाइड कर दोगे। तो अगर हम हमारा यही वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स, तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, है ना। औसतन कितना आपका रेवेन्यू है वो जनरेट हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, जब कोई हमारे जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको एक कम या एक ज़्यादा बेचने से जो हमारे रेवेन्यू पे इफेक्ट आता है, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। हम अज्यूम करें हमारे पास 5,000 यूनिट्स बेचने के लिए थे। हाँ, अगर हम 5,000
10 को अगर बेचते हैं और हमारे पास जो है अमाउंट जो है रेवेन्यू के वे में जो जनरेट होता है 52,000, है ना। पहले कितने हो रहे थे 50,000 और अब कितने हो रहे हैं, जो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाए उससे हमारे 2,000 जो है हमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जो वो 2,000 रहेंगे दैट विल बी योर मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हैं हमारे यूनिट सेकेंड के क्वेश्चंस। अब जो है हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे यूनिट थर्ड को। ओके, तो यूनिट थर्ड में जो है अगेन व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनको आप समझाना है हमें। एंड हिंदी में इसको रीड करते हैं, उत्पादन के साधनों से आप क्या समझते हैं, उत्पाद के विभिन्न साधनों को समझाइए। यस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे फैक्टर जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स में हमने देखा है ऐसे 5 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा है लैंड, लेबर, कैपिटल, यस, फिर क्या आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन या सॉरी जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज, एंड द लास्ट इज एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। तो ये जो है हमारे अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, सॉरी आपका जो क्वेश्चन है मार्किंग के हिसाब से जो है आपको इलेबरेटिव वे में लिखना है। अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो सबको एक्सप्लेन करना है, कम मार्क्स का आता है तो आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, यस दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड, हाउ लेबर एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर डिफाइंड इन इकोनॉमिक्स। ओके, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में रीड करते हैं, श्रम व श्रमिक कार्य कुशलता को अर्थशास्त्र में कैसे परिभाषित किया है। उत्पादन के एक साधन के रूप में वहाँ पे आएगा, श्रम की विशेषताओं को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि लेबर क्या होता है एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या होती है। ठीक है, तो लेबर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इकोनॉमिक वर्क डन बाय अ मैन, है ना, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं एफर्ट्स ऑफ अ ह्यूमन के एफर्ट्स को हम बोल सकते हैं लेबर। ठीक है, अब लेबर हमें समझ में आ गया। अब इफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या होती है, तो इफिशिएंसी ऑफ लेबर की कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी पर्सन की, है ना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है, जब बाकी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है सेम है। और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा, प्रोडक्शन केवल सिर्फ प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो नहीं, द क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, दोनों चीज़ों को ध्यान में दिया जाएगा। दैट इज़ नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। ठीक है, तो फिर जो है आप उसके फीचर्स वगैरह लिख सकते हैं कि इट इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक्टिव फैक्टर है, बिना लेबर के काम नहीं हो सकता है, यस मशीन का हो सकता है, लेकिन एट लास्ट यू विल रिक्वायर अ लेबर टू एग्जिस्ट और रन दैट मशीनरी। ओके, सो इस तरीके से जो है आप उसको समझा सकते हैं। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज डिफाइन द टर्म कैपिटल। कैपिटल को आपको समझाना है, डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन, ऑल्सो पॉइंट आउट इट्स टाइप्स। ओके, पूंजी को परिभाषित कीजिए, उत्पादन में पूंजी के महत्व, विशेषता व प्रकारों को समझाइए। ओके, कैपिटल, जैसे कि नाम से ही हमें ये सजेस्ट होता है कैपिटल यानी पैसा, वेल्थ, पर हमारे इकोनॉमिक्स में उसको थोड़ा सा उसको रीडिफाइन किया हुआ है कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको ऐसा कोई पैसा जिसको आपने फर्दर प्रोडक्शन में लगाया है वो आपको हेल्प कर रहा है और ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। ओके, जैसे हम लैंड की बात करें, ये आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब वहाँ पे हम प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लगेगा उसमें, किन किन माध्यम से, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदेंगे आप, फर्टिलाइजर, सीड्स, सो दिस विल ऑल बी इंक्लूडेड इन कैपिटल। उसको और बेहतर समझने के लिए दोस्तों हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे आपके पास गोल्ड एंड ज्वेलरी है और आपने उसको बेच दिया। ओके,
तो क्या वह कैपिटल है क्या इकोनॉमिक्स के टर्म में? नहीं, वह तब तक कैपिटल नहीं है जब तक आप उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, टिल देन वो कैपिटल नहीं कहलाएगी। लेकिन हाँ, आप उन पैसों का फर्दर यूज़ कर रहे हैं आपके फर्दर प्रोडक्शन के लिए, देन इट विल बी द कैपिटल ऑफ दैट फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूनिट थर्ड। अब जो है हम चलते हैं यूनिट फोर्थ पर। यस, यूनिट फोर्थ में पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन, गिव इट्स फीचर्स। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और उसके फीचर्स। उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताएं दीजिए या बताइए। तो क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? सिंपली हम बात करें तो प्रोडक्शन जो है डील करता है आपके इनपुट्स एंड आउटपुट्स में। हम क्या सोचते हैं कि मिनिमम इनपुट में हमें मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, तो यही प्रोडक्शन फंक्शन है दैट डील्स विद मिनिमम इनपुट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। अब मिनिमम इनपुट्स, अब इनपुट्स में हम बात कर लें क्या क्या हो सकता है। हमारा लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल यानी जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हम इनपुट के वे में डालेंगे। एंड आउटपुट क्या होगा? या तो गुड्स होंगी या फिर सर्विसेज जो है वो डिलीवर होंगे। तो यही होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड डिस्कस इट्स अजम्पशन। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए और इसकी मान्यताओं पर चर्चा कीजिए। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बात करता है? ये एक बेसिक या फंडामेंटल लॉ होता है, ओके, जिसमें ये अजम्पशन लिया जाता है कि आप क्या करते हैं, एक फर्म जो है अपना आउटपुट चेंज करती जाती है अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हुए, और बाकी के फिक्स्ड फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं हर पल। लेकिन इसमें स्टेजेस हैं, हम एग्जांपल से इसको समझ के देखें। सपोज एक फार्मर है और उसके पास लैंड है ऑफ 5 एकर्स, है ना, 5 एकड़ उसके पास ज़मीन है। अब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाएगा? लेबर। और उसने बाकी के जो फैक्टर है, जैसे कि एक लैंड वो सिमिलर है, फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं करेंगे, है ना, उसकी कैपेसिटी उतनी ही है। अब पहले क्या किया, एक लेबर पुट किया तो आउटपुट डेफिनेटली जो आया, उसके बाद सेकेंड लेबर पुट किया, देन आउटपुट जो है और इंक्रीज हुआ, ओके, दैट इज मार्जिनल आउटपुट। फिर थर्ड लेबर पुट किया, दैट मीन्स इंक्रीज करते गए लेबर्स को, तो आपका आउटपुट बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, आप वेरिएबल को कितना भी बढ़ाओ वो डिक्लाइन होता जाएगा, है ना। तो इसकी 3 स्टेजेस होते हैं और लास्ट में वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? पहला जो है उसमें इंक्रीज होगा, दूसरे में डिक्लाइन होगा और तीसरे में नेगेटिव होगा। आप लेबर को कितना भी बढ़ाते जाएंगे तो भी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जो फिक्स्ड वेरिएबल है, सॉरी फिक्स्ड फैक्टर है, दैट इज लैंड, उसकी कैपेसिटी तो फिक्स ही है ना। तो आप उस पर और ज़्यादा लोग, उसकी कैपेसिटी से ऊपर के ज़्यादा आप लोग पुटअप कर देंगे तो भी कोई सेंस नहीं है। तो ये इन स्टेजेस में चलता है। तो ये होता है हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको शॉर्ट में हम फिर एक बार बात करते हैं कि फर्म क्या बोलती है कि उसके वेरिएबल फैक्टर को वो चेंज करते जाती है, उससे वो आउटपुट जो है इंक्रीज करते जाती है, बाकी के फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। दैट इज वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड यूजली इसका जो बेनिफिट देखने को मिलता है वो जो है आप शॉर्ट रन में इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डिफाइन मार्केट, गिव ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट सिचुएशन एंड डिस्कस द फैक्टर्स विच मेक द मार्केट ऑफ अ कमोडिटी वाइड। बाजार को परिभाषित कीजिए, बाजार के विभिन्न प्रकारों को समझाते हुए उन तत्वों को समझाएं जो किसी वस्तु के बाजार को निर्धारित करते हैं। ओके, क्या होता है दोस्तों मार्केट? हमें पता है बहुत अच्छे से कि बायर, जहाँ पर बायर और सेलर है ना किसी कमोडिटी को बेचते हैं, हम उसे कहते हैं मार्केट। क्या इकोनॉमिक्स में भी यही चीज़ है क्या? यस, इकोनॉमिक्स में भी यही चीज़ है कि बायर और सेलर होना चाहिए, बट वहाँ पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए, फ्री कंपटीशन होना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पे फ्री कंपटीशन है, दैट इज़ मार्केट। और भी फीचर्स हैं मार्केट के। सबसे पहले तो आपके पास प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप उसको
बेच सकें उस कमोडिटी को। दैट मीन्स आपको कमोडिटी भी रिक्वायर्ड है, कमोडिटी या प्रोडक्ट। यस, प्लेस ज़रूरी नहीं है कोई फिजिकल प्लेस हो, क्योंकि अब देखते हैं हम ट्रांजेक्शन जो है वर्चुअली भी किए जाते हैं। ओके, तो ये हो गए। इसके अलावा आपका कंपटीशन होना चाहिए, है ना। डेफिनेटली यू शुड हैव अ कंपटीशन, ये इसका एक फीचर है, या हम बोले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। एंड यू शुड हैव अ प्राइस ओवर ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कम्युनिटी की क्या होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट जो है आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, उसे हम कहते हैं मार्केट। अगर हम बात करें मार्केट क्लासिफिकेशन की, तो अलग अलग तरीक़ों से जो है मार्केट को क्लासीफाई किया जा सकता है ना। जैसे कि अलग अलग बेसिस होते हैं। जैसे हम बात करें प्लेस के बेसिस पे, तो आपको मार्केट जो है कैसा हो सकता है, बिल्कुल लोकल लेवल का मार्केट, प्रोविजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। प्रोविजन स्टेट बेसिस पे हो जाएगा, देन नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके, एक लीगलिटी के बेसिस पे ब्लैक मार्केट एंड फेयर मार्केट होता है। फिर कंपटीशन के बेसिस पे फ्री कंपटीशन, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, है ना। तो अलग अलग टाइप के और भी टाइप्स हैं, जैसे कि टाइम पीरियड के हिसाब से मार्केट को डिफाइन किया गया है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, आप उसको फर्दर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अवसर लागत की व्याख्या कीजिए, इसके महत्व और सीमाओं की चर्चा कीजिए। यस दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैंड है। अब वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस हैं, या तो आप वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं 100 टन, या फिर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं 150 टन्स ऑफ कॉर्न, है ना। आपके पास दो ऑप्शन है, लैंड सिमिलर है, या तो आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कॉर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप इनमें से कोई भी एक चुनेंगे। सपोज आपने चुना कि आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ 100 टन, ठीक है। तो जिसको आपने चुना है दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, इस चक्कर में किसको हमने सेक्रीफाइस किया, हम क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यस, कॉर्न को हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो कमोडिटी को हमने, उसके प्रोडक्शन को क्या कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है। और जिसको हम बना रहे हैं दैट इज़ अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको हम इकोनॉमिक, ये एग्जांपल से अपन ने समझ लिया। अब इसको हम हमारी इकोनॉमिकल लैंग्वेज में लेकर आएँ या उस सेंटेंस में लेकर आएँ, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बजाय जो है हम किसी दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बिहाफ पे, तो दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब जो है हम बढ़ते हैं हमारे आगे, दैट इज़ आवर यूनिट 5th। यस, यूनिट 5th, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के में मूल्य कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, थोड़ा सा इमेजिनरी कंडीशन होती है, लेकिन हमें दिया हुआ है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके, ऐसी जगह जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए, फ्री कंपटीशन होना चाहिए। फ्री कंपटीशन दैट मीन्स गवर्नमेंट का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सभी प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, उसके शेप में, साइज में। यूनिफॉर्म प्राइस भी एक ही होना चाहिए। तो क्या ये रियल में पॉसिबल है क्या? बट ये सब जो है फीचर्स किसके हैं, परफेक्ट कंपटीशन के। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, तो उसमें आपको यही सब चीज़ें लिखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्ट कंपटीशन, जैसे कि टाइप ऑफ मार्केट्स में, जैसे कि क्लासिफिकेशन आप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, तो 3 तरीके के मार्केट्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन जैसे हमने डिस्कस कर लिया है, इम्परफेक्ट कंपटीशन
अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और थर्ड होता है मोनोपोली। ठीक है, तो अब इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट हैं वो होमोजीनियस हो, कैसे भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। प्राइस जो है चेंजेबल हो सकती है, यूनिफॉर्म प्राइस नहीं होती है ना। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है कुल मिला के, अनऑर्गेनाइज्ड, जहाँ चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। ओके, और जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको मानना पड़ेगा, दैट इज़ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली? जो इसका थर्ड टाइप है वो है मोनोपोली। क्या होता है एंड हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड इन मोनोपोली? एकाधिकार से आप क्या समझते हैं? नाम से ही आपको क्लियर है एकाधिकार कि में कीमत कैसे निर्धारित होती है। ओके, तो मोनोपोली एकाधिकार, सिंगल पर्सन जो है जब कोई प्राइस डिसाइड करता है वो ऐसा समझता है कि आई एम द सिंगल सेलर और द सिंगल सप्लायर। वही एक पर्सन है जो प्रोडक्ट को या कमोडिटी को बेचता है। दैट मीन्स उसके हिसाब से ही प्राइस डिसाइड होती है ना। कंपटीशन तो होता ही नहीं है अगर सिंगल पर्सन डील कर रहा है तो, है ना। डिमांड उसके अकॉर्डिंगली ही होगी, है ना। प्राइस वो हाई रखेगा तो डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो एकाधिकार यानी सिंपली सिंगल पर्सन का अधिकार, सिंगल सप्लायर है मार्केट में और उसके हिसाब से जो है प्राइस डिटरमाइन हो रही है। तो क्या ऐसा रियल में कोई सी कंडीशन प्रिवेल है? अगर हम इन तीनों की बात करें दोस्तों, तो आप ज़रा सोचिए कि रियलिटी किस कंपटीशन में होगी। क्या ऐसा कोई मार्केट देखने को मिलता है जहाँ पे सिर्फ मोनोपोली एक ही सप्लायर हो? अगर हम देखें पेट्रोल की भी बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, है ना। ठीक है, तो और परफेक्ट कंपटीशन वहाँ पे थोड़ी सी आर्टिफिशियल है। तो मोस्टली जो है प्रैक्टिकल वे में हमें इम्परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, यस दोस्तों, अब देखते हैं हम यूनिट सिक्स्थ में पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ओके, लगान के रिकार्डियन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अब क्या होती है रिकार्डियन थ्योरी? ये एक इकोनॉमिस्ट हैं डेविड रिकार्डो जिन्होंने ये थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ रेंट। इसमें ये बोलते हैं कि ऐसा अमाउंट जो लैंडलॉर्ड को पे किया जाता है उसके यूज़ ऑफ लैंड के लिए, जो लैंड को हम यूज़ करते हैं उसके लिए जो उसको पे किया जाता है, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ रेंट। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सॉइल की एक अपनी क्वालिटी होती है कि वो कभी विनाश नहीं होती है ना। तो उसके ओरिजिनल एंड अनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल के कारण जो है पेमेंट, रेंट जो है, जो लैंड के ऊपर दिया जाता है लैंडलॉर्ड को, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। ओके, इज इट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी? क्या ये रिकार्डियन थ्योरी का एक इम्प्रूवमेंट है? लगान के आधुनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या यह रिकार्डियन सिद्धांत का सुधार है? अब रिकार्डियन थ्योरी में ये क्या बोलते हैं कि जैसे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, और लैंड पर जो दिया जाता है अमाउंट उसके यूज़ के लिए, उसको वो बोल रहे हैं कि ये थ्योरी ऑफ रेंट में आएगा। मॉडर्न थ्योरी थोड़ा सा क्रिटिक्स करती है रिकार्डियन को, और उसमें वो ये बोलते हैं कि सिर्फ लैंड ही नहीं, बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वह भी जो हैं इसमें शामिल हैं। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। एक प्रकार से ये हम बोल सकते हैं यस डेफिनेटली इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी, क्योंकि रिकार्डियन तो सिर्फ लैंड के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये बताती है कि इसमें बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वह भी पेमेंट लेते हैं, दैट इज़ अमाउंट लेते हैं ऑफ इट्स यूज़। ठीक है, जैसे कि हम एंटरप्रेन्योर की बात कर लें तो उसको उसके बिहाफ पे क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये है हमारी मॉडर्न थ्योरी। उसमें अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीज़ें जो हैं बताई हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन डिटेल में देख लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन, दैट इज इन्यूमरेट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। मजदूरी निर्धारण के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। यस, वेज डिटर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, है ना। ये किस चीज़ पे डिपेंड होती है? वेजेस जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, है ना। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना, लेबर्स जो हैं ज़्यादा हैं और उनकी डिमांड कम है, तो डेफिनेटली उनकी वेजेस कैसी रहेंगी? यस, नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हैं लेकिन डिमांड नहीं है तो वेजेस भी कम रहेंगी। तो ये थ्योरी इसी चीज़ को मेंशन करती है
कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर प्रोड्यूसर डिमांड कर रहा है दैट ही नीड्स मोर लेबर्स, अगर उसको ज़्यादा लेबर चाहिए तो कहीं ना कहीं वेजेस क्या होंगी, यस मोर। तो इस तरीके से जो है थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, कुल मिला के जो वेजेस डिसाइड होगी लेबर के लिए, दैट इज द थ्योरी ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। ओके, लाभ से आप क्या समझते हैं, लाभ के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ओके, तो प्रॉफिट क्या है, एक प्रकार का इट इज़ एन रिवॉर्ड विच इज़ गिवन टू द बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है, किस पर्पस के लिए, जो वो रिस्क उठाता है, रिस्क बियरिंग के लिए, या फिर जो इनोवेशन वो करता है उसके लिए, या अल्टीमेटली हम बोलते हैं जो डिसीजन लेता है उसके बिहाफ पे रिस्क लेने के बाद, तो वो उसका रिजल्ट जो उसको मिलता है दैट इज़ प्रॉफिट। अब अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने प्रॉफिट की अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं, है ना, जैसे कि बहुत से ऑथर्स जो हैं अलग अलग चीज़ें बताते हैं। जैसे कि प्रोफेसर FB हॉले हैं, वो ये बोलते हैं कि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के कारण जो है प्रॉफिट दिया जाता है। ऐसे ही फिर दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर नाइट, वो ये बोलते हैं कि जो अनसर्टनिटीज़ जो एंटरप्रेन्योर बियर करता है ना, तो वो उसका रिवॉर्ड है, अनसर्टेनिटीज़ का रिवॉर्ड है प्रॉफिट, है ना। ऐसे ही प्रोफेसर वॉकर हैं जो ये बोलते हैं कि रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट एक तरीके का रेंट है। ऐसे अलग अलग थ्योरीज जो हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई हैं, जिन्हें हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं हमारे 6 यूनिट्स के क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डेफिनेटली इनको रिफर करिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन ऑल द बेस्ट।